नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम नमस्कार एमपी आप लोगों के बीच में आता है 8 से 9 सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। हमारा कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन होता है, यानी कि आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से, और जो हमारा चर्चा का विषय आज होगा आप उससे संबंधित अपने प्रश्न कर सकते हैं। नंबर मैं एक बार आपको बताना चाहती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा 0755-266-0049, और इसी के साथ में एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-233-0040। और इसी के साथ में आज का जो विषय है वो बहुत ख़ास है दर्शकों, क्योंकि हम सब जानते हैं परीक्षा जो होती है थोड़ा सा तनाव भी लाती है, और भविष्य का परिणाम भी हमारे ये डिसाइड करती है कि हमारा लक्ष्य क्या होगा और हम कहाँ पहुँचेंगे। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो हमने विषय चयन किया है, कैसे करें परीक्षाओं की तैयारी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ बहुत ही खास एक्सपर्ट जुड़ेंगे। अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप शिक्षक एवं वक्ता हैं, और इसी के साथ हमारे साथ मनोवैज्ञानिक सलाहकार भी रहेंगी पूजा सिंह जी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज का विषय जो है चर्चा करने के लिए बहुत खास है, बच्चों के लिए भी और माता पिताओं के लिए भी। और इसी के साथ में हम नज़र डालते हैं, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, नज़र डालते हैं तिथि पर। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, दिन है बुधवार, तारीख है 13 मार्च 2024। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि जो इतिहास के पन्ने होते हैं बड़े खास होते हैं, उनको लगातार दोहराते रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम ये जान पाते हैं कि आज के दिन क्या कुछ खास घटित हुआ था। तो आइए नज़र डालते हैं इतिहास पर। आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो 1963 में विभिन्न खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने का ऐलान किया गया था। आज ही के दिन 1957 में मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी के रूप में सिस्टर निर्मला को मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल के पद पर भी चुना गया था। और इसी के साथ में अगर हम आज की बात करते हैं तो 1971 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि आत्मा रंजन जी का भी जन्म हुआ था। ये तो हमने इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर उनसे चुनिंदा इतिहास के जो थे घटित घटनाएं थी वो आपके सामने हमने पेश करी थी। लेकिन आप जानते हैं जो हमारे विचार होते हैं ना दर्शकों, वो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं बोलूँगी जैसा हम विचार रखते हैं वैसा ही हमारा भविष्य निर्धारित भी होता है, और एक विचार ही होता है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। इसलिए कहते हैं अच्छा सोचिए तो अच्छा अपने आप होता चला जाएगा। और अगर मैं बात करती हूँ नीतियों की, तो चाणक्य नीति सबसे उत्कृष्ट होती है, और मैं आज आपके सामने वही विचार पेश करती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ चाणक्य नीति की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, उन्होंने कहा है कि आप जिस चीज़ के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता ना करें। ये अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने कि अगर आप अपने आप को कैलिबर आपके अंदर है, आप समझते हैं कि आप इतने कैलिबर हैं, तो समझौता मत कीजिए, क्योंकि शायद आपके समझौता करने से आपका कैलिबर जो सामने आना चाहिए था वो दब सकता है, क्योंकि आप उतना मन लगा के काम नहीं करेंगे, और हो सकता है कि उस काम को आप छोड़ भी दें। और इसी के साथ में आज का जो हमारा विषय है वो भी बहुत ख़ास है, और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, आज हम बात करेंगे कैसे करें परीक्षाओं की तैयारी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारा कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन है। तो हम पहले मुलाकात करते हैं अभिषेक शर्मा जी से। आपका स्वागत करते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में पूजा सिंह जी, आपका भी हम स्वागत करते बहुत हैं। धन्यवाद। शुरुआत अभिषेक जी मैं आपसे करना चाहूँगी बातचीत की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एग्ज़ाम्स दो तरीके के होते हैं, एक सामान्यतः स्कूल की जो परीक्षाएं होती हैं और दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आप दोनों को कैसे समझाना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को? पहले तो दूरदर्शन मध्य प्रदेश का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम दोनों परीक्षाओं को देखें तो दोनों में एक मूलभूत अंतर है। जो हमारी स्कूली परीक्षा होती है उसका एक पाठ्यक्रम अपेक्षाकृत सीमित होता है और उसे पास कर कर हम अगली कक्षा में जाते हैं। लेकिन जब हम सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं का उद्देश्य होता है उस परीक्षा को पास करके हम किसी एक विशेष पद पर पहुंचना। और सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाएं नौकरी के लिए होती है या एंट्रेंस एग्जाम के लिए होती है। इन दोनों में एक और बहुत बड़ा अंतर है तपस्या जी, और वो अंतर ये है कि कंपटीशन का लेवल। जब हम स्कूल एग्जाम की बात करते हैं तो स्कूल एग्जाम में आपका जो कंपटीशन का दायरा वो अपेक्षाकृत छोटा होता है। उसमें आपकी कक्षा के 40 विद्यार्थी 50 विद्यार्थी वो होते हैं, या फिर आपके स्कूल के विद्यार्थी होते हैं। लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं तो उसमें देश भर के इतने सारे युवा, इतने सारे टीनेजर्स भाग लेते हैं।
तो वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। और जब चुनौती बढ़ जाती है तो फिर वहाँ पे तनाव की समस्या भी हो सकती है, अलग अलग समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ना है तो इन चुनौतियों से तो आगे बढ़ना होगा। तो ये मूलभूत अंतर है कि परीक्षा की प्रकृति अलग है, पाठ्यक्रम अलग है, उद्देश्य अलग है और उसके बाद जो प्रारब्ध है वो भी अलग है। क्या बात है कि अगर हम परीक्षाओं की बात करते हैं तो उद्देश्य तो उसका ये होता है कि हमको उसको क्लियर करना है, लेकिन उसके बाद भी उसका उद्देश्य जो होता है वो अलग अलग निर्धारित होता है। इसी के साथ में जैसे कि अभिषेक जी बोल रहे हैं कि जब भी कोई एग्जाम्स की बात होती है तो तनाव उसके साथ फ्री में हमको मिल जाता है। तो मैं पूजा जी आपसे जानना चाहती हूँ कि वैसे तो कहा जाता है कि तनाव अच्छा होता है, क्योंकि अगर हमको सुबह यहाँ आना था, अगर हम तनाव ना लेते तो समय पे ना आ पाते, तो उतना तनाव तक तो ठीक है। लेकिन तनाव अगर अवसाद में बदल जाता है तो आपको क्या लगता है कि हमें कितना तनाव लेना चाहिए ताकि वो तनाव तक ही ख़त्म हो जाए, अवसाद तक ना पहुँचे? देखिए, जैसा आपसे चर्चा भी हो रहा है इस बात पे कि तनाव एक सामान्य बात है। आपने जैसे कहा कि तनाव अगर ना लेते तो शायद हम यहाँ समय पे नहीं पहुँच पाते। तो अगर तनाव नहीं लेगा, थोड़ा बहुत तनाव लेना एक सामान्य बात है, एक वो सामान्य आना भी चाहिए, तभी उसके सकारात्मक परिणाम हमको देखेंगे। लेकिन रही बात अवसाद की, अगर वो तनाव लगातार बना हुआ है, लगातार वो कुछ दिन तक उसके ऊपर दबाव हो रहा है, जो बच्चा प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है या जो भी छात्र इस तरह से एग्ज़ाम्स को फाइट कर रहा है, तो वो अवसाद की स्थिति में नहीं जाना चाहिए। तनाव एक सामान्य रूप से बना रहना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर तनाव कहते हैं ना कि दाग अच्छा है तो उतना ही जितना हम साफ़ कर सकें, तनाव उतना ही जितना हम झेल सकें। और इसी के साथ में अभिषेक जी, जैसे हमारा आपने जो हमने विषय लिया है, अगर आपने गौर किया होगा तो हमने उसमें परीक्षाओं लिखा है, उसमें परीक्षा नहीं लिखा है। जी, तो परीक्षाओं जब हम लिखते हैं तो बहुत सारी परीक्षाएं उसमें आ जाती है ना, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज के काफ़ी एक्सपर्ट हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, 12th के बाद में कई सारी परीक्षाएं होती हैं, पीईटी भी देते हैं, पीएमटी, बहुत सारी नई जो परीक्षाएं होती हैं, तो आप किस तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से बच्चा ये समझे कि उसको कौन सा एग्ज़ाम ये के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि प्रतियोगी परीक्षाएं कितने प्रकार की हैं और किस प्रतियोगी परीक्षा में हमको जाना चाहिए। तपेश्वर जी, हमारे दर्शकों की सहायता के लिए मैं पहले बता दूं, प्रतियोगी परीक्षाओं को हम दो आधारों पर बांट के देख सकते हैं। पहला जो एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम जिसको पास करके आप किसी विशिष्ट महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो प्रतियोगी परीक्षा है वो लोक नियोजन से संबंधित है, अर्थात सरकारी नौकरी से संबंधित है। और अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो उनको भी हम आगे दो शाखाओं में बांटकर देख सकते हैं, जिन्हें हम सामान्यतः वनडे एग्जाम कहते हैं और दूसरा होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम। वनडे एग्जाम का आशय यह है जिसमें केवल एक दिन की परीक्षा होती है, रिटर्न परीक्षा होती है, और उसको पास करने के बाद आपको नियमित रूप से जैसे मेंस होते हैं सिविल सर्विसेज में वैसा नहीं देना होता। लेकिन जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की हो या राज्य लोक सेवा आयोग की हो, उसमें आपको पहले प्रारंभिक परीक्षा देनी होती है और प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा भी देनी होती है। तो एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए उसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा मेहनत की भी आवश्यकता होती है। और जैसा आपका प्रश्न था कि कैसे निर्धारित करें कि किस परीक्षा को देना चाहिए, तो इसके लिए हमारे जो पेरेंट्स या अभिभावक हैं उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक परीक्षा होती है जो हर विद्यार्थी को 12th के बाद देनी चाहिए, वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट देने से हमारे विद्यार्थी का रुझान किस क्षेत्र में है उसका हमें अनुमान लग जाता है। क्या वो भविष्य में किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है, क्या वो सिविल सेवा में बेहतर कर सकता है, क्या वो राज्य सेवा में बेहतर कर सकता है, क्या वो इंजीनियर बेहतर बन सकता है। और हम किसी भी क्षेत्र को ऊंचा या नीचा ना माने, जिस भी व्यक्ति का वो उसका रुझान जिस क्षेत्र में हो, अगर उसमें बहुत अच्छा करता है तो बहुत आगे जाएगा। तो हम एक एप्टीट्यूड टेस्ट से उसकी अभिरुचि का परीक्षण कर सकते हैं और अभिरुचि के हिसाब से उसके करियर का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेक्शन कर सकते हैं। क्या बात है, कितनी अच्छी बात आपने बोली है कि अगर कई बार कंफ्यूजन की स्टेट होती है तो एप्टीट्यूड टेस्ट, एक टेस्ट जो होता है आपकी बड़ी सारी जो परेशानियां हैं उसको सुलझा देता है। इसी पे ही प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी कि अगर मैं एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करती हूँ तो क्या वो आपके तनाव को कम करने में सहायता देगा? उसकी शुरुआत शुरू से ही कर देना चाहिए। जैसे बच्चा अगर 5th-6th क्लास में है तब से अगर वो लगातार उस पर फोकस करेगा तो थोड़ा सा तनाव की स्थिति कम होती है। क्योंकि सडनली अगर किसी के ऊपर दबाव, अगर हम मनोस्थिति की बात करें, अगर सडनली किसी के ऊपर दबाव बना दिया जाए तो वो हड़बड़ी में बहुत सी चीज़ें मिसमैनेज भी हो जाती है। अगर इसकी शुरुआत बेसिक से ही की जाए तो शायद इसकी स्थिति में तनाव कम हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि अगर हम पहले से ही ये समझ लें कि हमको हमारी कैलिबर कितना है, तो हमारी जो आगे का जो एक रणनीति होती है हम उसको उसी हिसाब से बनाते हैं।
और जब वो बहुत स्मूथ बन जाती है तो तनाव थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं बोलूँगी थोड़ा नहीं, काफ़ी कम हो जाता है। अभिषेक जी, आप इस बात से सहमत होंगे? बिल्कुल। क्योंकि जब मैं अपनी बात करूं तो मैं जब अपनी एजुकेशन में थी, 12th था, तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि तुम एमपीपीएससी की तैयारी करो। ये अच्छी बात थी कि मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं उसके एग्ज़ाम्स दे सकूँ। तो शायद वो अगर मैं करती तो मेरा तनाव बहुत बढ़ जाता और मेरा समय जो बर्बाद होता है शायद बिल्कुल। वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि समय सबसे कीमती होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं अगर समय की बात करती हूँ तो किस समय से हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहिए? क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ 7th 8th का बच्चा भी भागा जा रहा है कि मुझे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालने। जी। तो क्या वो सही अप्रोच है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल प्रासंगिक प्रश्न पूछा। आजकल मैं देखता हूँ कि जो जेईई, नीट जैसी परीक्षाएं हैं, आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, उसमें बहुत से माता पिता मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने अपने बच्चे को कक्षा 5 से ही आईआईटी की तैयारी में लगा दिया, और वो भी हॉस्टल में। वो व्यक्ति अब अपने माता पिता के साथ नहीं रह पाया, उसका पूरा बचपन जो है, जैसा उसको ग्रूमिंग करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाया, और फिर दुर्भाग्यवश इतने वर्ष उसने अपने स्कूल का टाइम निकाल दिया, स्कूल भी डमी स्कूल किया, और फिर बाद में उसका उस परीक्षा में चयन नहीं हुआ जिसके लिए उसने 7-8 साल इतनी तैयारी करी थी। उसके माता पिता ने अपने से दूर रखा। तो बच्चों पर अनावश्यक दबाव ना डालें। और दूसरी चीज़, जो आपका प्रश्न है कि तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, जी। ये बहुत प्रासंगिक है। पहली चीज़, तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, इससे पहले हमको ये सोचना होगा क्या तैयारी करना भी चाहिए या नहीं। जी, क्या जी, हम सही। सामाजिक दबाव में आकर प्रतियोगी परीक्षा को चुन रहे हैं, या हम माता पिता की उम्मीदों, उनकी आकांक्षाओं का बोझ लेकर हम कर रहे हैं? जैसे आप बता रही हैं कि आपके पिताजी चाहते थे, लेकिन मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपने इस चीज़ को खुलकर अपने पिताजी के सामने रखा कि मेरी रुचि दूसरे क्षेत्र में है, और अगर आप वो निर्णय नहीं लेती तो आज दूरदर्शन के दर्शक आपको नहीं सुन पा रहे होते। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जब हमको ये एक बार डिसीजन हो जाए कि हमें ये परीक्षा देना है, तो सबसे पहले हमको अपनी स्कूल की पढ़ाई पर, जो हमारे दर्शक या उनके अभिभावक सुन रहे हैं, मैं उनको ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों के स्कूल और कॉलेज को बिल्कुल हल्के में ना लें। क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे की आधारशिला तैयार होती है। वहाँ पे न केवल ज्ञान मिलता है, बल्कि मॉरल वैल्यूज़ भी मिलते हैं, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। और प्रतियोगी परीक्षा में केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, प्रतियोगी परीक्षा चरित्र की भी परीक्षा है, बिल्कुल वो सही। धैर्य की भी परीक्षा है। चरित्र और धैर्य की क्षमता जो है वो हमारी स्कूल में निर्मित होती है। तो सबसे पहले हमको स्कूल को गंभीरता से लेना चाहिए। और जब एक बार स्कूल हो जाए, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि अगर स्कूल के पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आप देखिए, देश में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा, वो स्कूली पाठ्यक्रम से पूछा जाता है। तो अगर आपने स्कूल को गंभीरता से लिया, स्कूली पाठ्यक्रम को गंभीरता से लिया, स्कूल की पढ़ाई को गंभीरता से लिया, तो आपकी उस प्रतियोगी परीक्षा की आधी तैयारी तो वहीं हो जाएगी। जब स्कूल आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसा पहले हम चर्चा कर रहे थे, एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए, और आपको लगता है कि रुझान इस तरफ है, तब आप तैयारी को शुरू करिए। बहुत से लोग स्कूल में ही कई बार कोचिंग्स ज्वाइन कर लेते हैं, यूट्यूब से पढ़ाई करने लगते हैं। समय से पहले आप मत करिए। अभी स्कूल में है तो आप स्कूल को अच्छे से करिए, उसके बाद जब आपको लगता है कि मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तब आप वो निर्णय लीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी करने पर वो जल्दी का काम शैतान का काम, वैसी स्थिति निर्मित हो सकती जी है। बिल्कुल। इसी के साथ में दर्शकों, मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है, यानी कि आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से, और आज का जो हमारा विषय है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, उससे संबंधित आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। इसी के साथ में पूजा जी, माँ बाप की जो है ना बड़ी अहम भूमिका होती है जी, जीवन जी, में। जी। मुझे लगता है कि जो भी हम करते हैं, बिल्कुल। मतलब ज़रूरी नहीं है अगर हम एक प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने उसमें अपना 100% दे दिया तो हम बेहतर एक जगह पे जी। पहुंच सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, खुश रह सकते हैं। मुझे लगता है कि परिभाषा यही होती है बेहतर इंसान बनने के लिए और बेहतर भविष्य के लिए। तो अगर मैं बात करती हूँ, जब घर में परीक्षा का माहौल होता है, या हम शुरू से देखते हैं जब एग्ज़ाम्स आते हैं, तो आप क्या सजेशंस देना चाहेंगी माँ बाप को कि कैसा व्यवहार होना चाहिए ताकि बच्चे जी। को डर ना हो, अवसाद जी, ना जी। हो, कोई तनाव ना हो इस तरीके का कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा जीवन ख़त्म है। तो जी। उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि एक बच्चे के जीवन में एक जो छोटा बच्चा होता है या एक छात्र होता है, उसके जीवन में सबसे अहम भूमिका उसके परिवार की होती है। और परिवार के साथ साथ अगर हम बात करें तो माता पिता की होती है। तो माता पिता का ये फ़र्ज़ और ये दायित्व बनता है कि बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव या अपनी इच्छाओं को नहीं थोपा जाना चाहिए। सबसे पहले तो पॉइंट, अगर हम मनोवैज्ञानिक तरीके से भी देखा जाए, तो बच्चे के ऊपर हमें अपनी किसी भी चीज़ को थोपना नहीं चाहिए कि नहीं तुमको इसी फील्ड में जाना है, या हम ये नहीं कर पाए तो आपको इसी फील्ड में मतलब आगे बढ़ना है या यही चीज़ करनी है। उस तरह का नहीं होना चाहिए। तो माँ बाप का एक बहुत अहम रोल होता है कि किसी भी बच्चे को आप
अगर उसकी इच्छा है कि जैसे मैं बहुत सारे टीनेजर्स के साथ में काउंसलिंग करती हूँ या बहुत सारे टीनेजर्स के साथ में बात करती हूँ, अगर मैं व्यक्तिगत अपनी बात भी करूँ तो मेरा भी जो बड़ा वाला बेटा है वो भी अभी 12th में आया है, तो कभी मैंने उसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से कभी ये चीज़ नहीं थोपी कि नहीं तुमको इसी फील्ड में कुछ करना है। तो बच्चे को अपना लक्ष्य और अपना जो गोल है, उसका जो एक उद्देश्य है, वो खुद उसको निर्धारित करने दिया जाए, ताकि वो अपने डिसीजन, उसके अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर भी आएगा उससे कि हाँ मुझे लाइफ में ये करना है। लेकिन अगर उसको कहीं पे लगता है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो अभिभावक को उसकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए कि आप ये नहीं, ये बेहतर कर सकते हैं, उसको रास्ते बता सकते हैं, लेकिन चुनने आप उसको दीजिए। तो उसके जीवन में भी थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ मैंने अपना निर्णय लिया और वो उसके लक्ष्य को बहुत अच्छे से हासिल कर पाएगा। जी हाँ, इसी के साथ में हमारे साथ लाइन में जुड़ गई हैं उषा खरे जी हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि परीक्षाएं क्योंकि हैं चली रही हैं, तो आप उन क्या टिप्स देना चाहते हो छात्र छात्राओं को? जी देखिए, बोर्ड की परीक्षाएं तो खत्म हो गई हैं और 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। तो मैं तो सारे विद्यार्थियों को पहला टिप्स ये दूंगी कि आपके पेपर जैसे भी गए हों, थोड़ा आपको साइकोलॉजिकल अपने आप पर कंट्रोल करना है, नियंत्रण रखना है। और यदि कहीं मेहनत में कोई कमी रह गई हो तो अवसर बहुत मिलते हैं जीवन में। निराश, हताश, परेशान बिल्कुल नहीं होना है बच्चों। और जो भी कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं अथवा आगे बढ़ने के लिए जो भी आपने अपने दिमाग में विचार पैदा किए हैं, उनको इम्प्लीमेंट ईमानदारी से करना शुरू करो, उन पर काम करना शुरू करो। अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छा परिणाम आएगा, ऐसा बार बार सोचते रहिए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और दूसरा रहा इस बात का कि मतलब आप परीक्षा देने के बाद क्या करें क्या ना करें, तो मुझे लगता है करियर काउंसलिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, स्कूलों में भी हैं, पोर्टल भी है, DPI का पोर्टल है करियर गाइडेंस के रूप में। तो पहले विषय का चयन करते समय बहुत सावधानी रखें और ये जरूर देखें कि आपका रुझान, आपकी रुचि किस क्षेत्र में है। जिस क्षेत्र में आपकी रुचि अंदर से आवाज आएगी उस क्षेत्र में उस विषय का चयन करके आप आगे बढ़ें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। उषा जी, आप राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित भी हैं, आपको खासा अनुभव है, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आम तौर पे माता पिता गलतियाँ कहाँ कर देते हैं जिससे कि बच्चे डर जाते हैं और कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो आप क्या टिप देना चाहेंगे माँ बाप को? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल बच्चों से ज्यादा एम्बिशियस माता पिता हो गए हैं। उनको उतना ज्ञान नहीं होता है कि किस किस क्षेत्र में कितने कितने स्कोप हैं। करियर अगर बच्चा डिफरेंट फील्ड में बनाएगा तो उसमें ज्यादा सक्सेस रहेगा। पर एक ढर्रे पर चलते हैं कि नहीं आपको नीट निकालना है, IIT निकालना है। अब अगर बच्चे के अंदर क्षमताएं उतनी नहीं है तो दूसरे ऑप्शन में उसके रुचि के विषय लेकर उस बच्चे को पढ़ाइए, थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, प्रॉपर गाइडेंस दीजिए। और यदि आपको समझ नहीं है, काउंसलिंग आपकी नहीं हुई है, तो फिर आप भी किसी अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर डिफरेंट फील्ड की काउंसलिंग करने के बाद अपने बच्चे को संभालिएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चे पर विश्वास करें, बच्चे के अंदर बहुत कैलिबर होता है। आवश्यकता आपके सहयोग की, आपके मार्गदर्शन की और आपकी वास्तव में अच्छी पेरेंटिंग की है। अगर अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर रहा है आप होंगे तो परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल उषा खरे जी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में दर्शकों, जब बहुत अच्छी बात उषा जी ने बोली है कि जब भी हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि बच्चा ही काउंसलिंग सेशंस ले, है ना, और हम खुद नहीं लेते हैं, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट्स मुझे लगता है कि हमें खुद भी बहुत सारी चीज़ों को अपडेट करने की ज़रूरत होती है, अपनी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत होती है। तो हमें भी समय समय पे काउंसलिंग लेते रहना चाहिए ताकि हम अपने बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना है और किस रास्ते ले जाना है उसको भी हम बहुत बारीकी से समझ सकें। और यहाँ पे पूजा जी से मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपके पास भी केसेस आते होंगे तो बच्चों को पहले धकेला जाता होगा कि तुम लो काउंसलिंग, आप लीजिए सेशंस, हमें ज़रूरत नहीं है, हमको अनुभव है, निश्चित तौर पे उनको अनुभव है। लेकिन आपको लगता है कि माँ बाप को भी समय समय पर अगर ज़रूरत पड़े तो ले लेना चाहिए सेशंस? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो ये चल रहा है कि जैसे अगर कोई बच्चा हमारे पास काउंसलिंग के लिए आता है, कोई केस मेरे पास आता है या बच्चा तनाव में है, अवसाद में, तो मैं सबसे पहले उसकी बेसिक जड़
ढूंढने की कोशिश करती हूँ। और मुझे फिर उनके पेरेंट्स को तो मैं अपने सेशंस में मैंने कंपलसरी कर रखा है कि अगर कोई बच्चा आया काउंसलिंग में तो मैं उसके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करती हूँ। फिर उनके बाद में मैं सेपरेट काउंसलिंग के बाद एक जॉइंट सेशन रखती हूँ, तो उसमें चीज़ें और निकल के आती है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से चीज़ों को और ज़्यादा हम क्लियर अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक मतलब दिल दहलाने वाली बातें हैं होती हैं जब भी हम न्यूज़पेपर में ये सब पढ़ते हैं। हाल ही में हमने पढ़ा न्यूज़पेपर पे कि 9th के बच्चे ने छत पे जाके छलांग लगा दी बिकॉज वो प्रैक्टिकल एग्जाम में नकल करते हुए पाया। तो आपको क्या लगता है कि क्या मानसिकता होगी उस समय बच्चे की? क्या कोई प्रेशर पहले से ही डेवलप हुआ होगा या ऑल ऑफ सडन ही डिसीजंस लेते हैं बच्चे? कुछ केसेस में ऐसा देखने को आया है कि बच्चे सडनली डिसीजन ले लेते हैं, कुछ डर के मारे, कुछ शर्म के मारे। उनको लगता है कि फ्रेंड सर्कल में, एक आजकल के बच्चे जो है कि स्टेटस मेंटेन करके अपना चल रहे हैं, तो उनको लगता है कि फ्रेंड सर्कल में हमारा बदनामी हो गया, टीचर्स के सामने हो गया, पेरेंट्स क्या कहेंगे। और कुछ केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि उनकी साइकोलॉजिकल स्थिति मैंने ये देखी है कि बच्चा पहले से कुछ प्रेशर में है, उसको वो डिसीजन मेकिंग की जो मैंने आपसे बात कही थी, वो डिसीजन कहीं ना कहीं निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसको समझ में नहीं आता कि मैं किससे कहूँ। पेरेंट्स भी आजकल की जो हम जिंदगी देख रहे हैं भागदौड़ वाली हो गई है, पेरेंट्स का दोनों का मतलब मदर फादर का कमाना ज़रूरी हो गया है, सिंगल पेरेंट्स भी हो गए हैं, छोटी फैमिली हो गई है, सिंगल फैमिलीज हो गई है, तो बच्चा अकेले में किसी से बात शेयर नहीं कर पाता है। और आजकल का हम देख रहे हैं सोसाइटी में माहौल ऐसा नहीं है कि लोग गैदरिंग कर रहे हैं या आस पड़ोस का कुछ इस तरह का माहौल हो, तो प्रेशर अंडर प्रेशर भी बच्चे कभी कभी ऐसा स्टेप सुसाइड अटेम्प्ट जैसा या सुसाइड जैसा इस तरह का कोशिश कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मैं बार बार अपने काउंसलिंग सेशंस में या दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि एक परिवार की बहुत अहम भूमिका होती है उस बालक या उस छात्र के साथ में आपका कैसे कॉप अप आपको करना है। सोसाइटी समाज तो बाद में आएगा, सबसे पहले एक बच्चे के लिए उसका परिवार, और उसके परिवार में भी माता पिता का रोल बहुत अहम भूमिका निभाता है। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि माता पिता का तो है ही बहुत अहम रोल, लेकिन उसके बाद में मैं अभिषेक जी से बात करके आपसे जानना चाहूँगी कि शिक्षकों का क्या रोल होता है यहाँ पे, फ्रेंड सर्कल का क्या रोल होता है? क्या बच्चे को ऐसी परिस्थितियों में उनका स्वाभिमान हर्ट कर जाता है? ऐसी भी कोई स्थिति बनती है? मैं ज़रूर आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अभिषेक जी आपसे जानती हूँ। जब मैं सिविल सर्विसेज की बात करती हूँ तो कई बार कुछ गलतियाँ जो मैं आस पड़ोस में देखती हूँ, अपने समाज में हम ये देखते हैं कि वो लोग आगे की पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं। वो पूरा फोकस करते हैं, नहीं मुझे तो सिविल सर्विस के लिए ही अपने आप को समर्पित कर देना है। तो क्या वो सही कदम होता है ऐसा करना? मैडम, आपने जो बात कही है ये समस्या भी है और काफ़ी चुनौतीपूर्ण एक परिस्थिति भी हमारे समाज में निर्मित हो गई है। देखिए, जो सिविल सेवा की परीक्षा है या फिर जिस पद पर आप जाना चाहते हैं वो एक साधन हो सकता है ना, वो पर साध्य नहीं है, वो जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। बहुत से लोग उसको जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं और उसके अलावा सारी चीज़ों से कट जाते हैं, सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। और कुछ हद तक ये करना ठीक होता है, लेकिन आप इस तरह से ना करिए कि आप सब कुछ छोड़ दें, कोई दूसरे करियर ऑप्शन के बारे में तैयार ही ना रहें। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि अपने जीवन के बहुत लंबा समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में, विशेष रूप से सिविल सेवा की तैयारी में बहुत लंबा समय निकाल देते हैं, और फिर जिन लोगों का चयन हो जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन चयन होने की जो प्रतिशत है, सफलता की दर है, वो अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। तो बहुत सारे लोग हैं जो सफल नहीं हो पाते। और जब इतने लंबे समय तक आपने सब कुछ छोड़कर केवल एक ही चीज़ पे काम किया हो और दुर्भाग्यवश, भगवान ना करे, लेकिन अगर आप उसमें सफल नहीं होते तो कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि आपके पास करियर के दूसरे कोई ऑप्शन ही नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। और जब ऐसा समस्या आती है तो फिर कहीं मन में तनाव होता है। जब वो तनाव चरम स्थिति पर पहुंच जाता है तो अवसाद के रूप में आ जाता है, और जब अवसाद और चरम स्थिति पर पहुंच जाता है तो आत्महत्या जैसे कदम दुर्भाग्य से कुछ लोग उठाने का सोचते हैं। तो ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए आवश्यक ये है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम फ्रेम में हमको करना चाहिए। आपको खुद को इतना समय देना चाहिए कि साहब इतने समय तक मुझे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है। अगर इसमें मेरा काम होता है, चयन होता है तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर हम दूसरा ऑप्शंस भी हैं, एक प्लान भी हमेशा तैयार रखना चाहिए। कितनी अच्छी बात है। और इसी के साथ में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी हैं भोपाल से। हम आपका स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। विषय भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कैसे करें परीक्षाओं की तैयारी। ये बहुत नया टॉपिक नहीं है, चर्चाएं होती थी, होती हैं और होती रहेंगी, फिर बैठ जाएंगे अपन नेक्स्ट ईयर परीक्षाओं की तैयारी। वो कौन सा फैक्टर है जिसको अपन मिस कर रहे हैं? वो एज ए एक्सपर्ट, यदि आपको भी आज कोई परीक्षा देनी हो तो आपके मन में डर रहेगा कि नहीं रहेगा? यदि नहीं रहेगा तो वो चीज आप अपने स्टूडेंट्स को बताइए।
वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो अपन मिस कर रहे हैं और जिसकी वजह से बच्चों में आज तक वो फोबिया बना हुआ है कि परीक्षाओं की तैयारी ये फोबिया साइकोलॉजी क्यों बैठी हुई है और किस परीक्षा की तैयारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं के स्तर जो होता है उसकी साइकोलॉजी अलग होती है, बच्चों की अलग होती है, मिडिल लेवल की अलग होती है, कॉलेज लेवल की अलग होती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अलग होती है और दूसरे एग्जाम की अलग होती है। तो व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज वी आर मिसिंग। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर प्रदीप जी। और मुझे लगता है उनके प्रश्न के साथ साथ में सुझाव भी रहा और बहुत अच्छा सुझाव है ये। आप इसमें क्या बोलना चाहते हैं कि क्या चीज़ है, कौन सा फैक्टर है मैं वो? जो समझ पाया, प्रदीप जी ये कहना चाह रहे थे और उनका प्रश्न भी यही था, सुझाव भी यही था कि परीक्षा को हमने फोबिया बना दिया है। करेक्ट, हाँ। और परीक्षा फोबिया नहीं, परीक्षा को एक फेस्टिवल के तौर पे हमको मनाना चाहिए। फेस्टिवल ऐसा कि साहब अगर हम ये काम कर लेंगे तो इस परीक्षा की तैयारी में हम कुछ कहीं पहुंचे या ना पहुंचे, सफल हो या ना हो, एक अच्छे नागरिक जरूर बन जाएंगे, एक बेहतर कैरेक्टर वाले व्यक्ति जरूर मिल जाएंगे। हम इस खुशी के साथ, इस उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हो, चाहे स्कूल की परीक्षा की हो। अब समस्या क्या हुई है, कुछ पेरेंटिंग में कुछ दोष थे, कुछ हमारी शिक्षा प्रणाली के दोष थे, तो उसके कारण क्या हुआ, बच्चों को हमने डरा दिया परीक्षा से। जबकि परीक्षा से बच्चों को डर नहीं लगना चाहिए, बच्चों में एक्साइटमेंट होना चाहिए, चाहे स्कूली बच्चे हो, चाहे बड़े बच्चे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ही क्यों ना, उनको उत्साह होना चाहिए कि यार परीक्षा आ गई है, अब हम पढ़ेंगे। और पेरेंट्स को भी कुछ इस तरह का मोटिवेशन देना चाहिए कि साहब आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, तो बच्चों के मन में एक उत्साह आएगा। और जैसा कि प्रदीप जी कह रहे थे अपने प्रश्न में कि एक फोबिया बना दिया है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को इसको दोष जाता है। लेकिन अगर कोई समस्या समाज से उत्पन्न हुई है तो उसका समाधान भी समाज कर सकता है। और इस तरह के कार्यक्रम में आपके द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा जो जागरूकता दी जा रही है, तो समाज में संदेश निश्चित रूप से जाएगा कि हमें फोबिया नहीं बल्कि इसको एक उत्साह के रूप में मनाने की आवश्यकता है। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं होते हैं। अगर कम या ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आपके भविष्य को बहुत ज़्यादा निर्धारित नहीं करते। मैं बताना चाहूँगी, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन मैं अगर आज की बात करूँ, अपने जीवन से बहुत खुश हूँ। तो मुझे लगता है कि यही हमारा अंतिम लक्ष्य होता है कि हम अपने जीवन में खुश हैं, चाहे जो भी मार्क्स रहे हो, जो भी रहा हो उसमें। और इसी के साथ में मेरा प्रश्न जो मेरा आपसे भी था कि जो हमने केस अभी डिस्कस किया था, उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है वो भी हम जानना चाहेंगे, और फ्रेंड्स की क्या भूमिका होती है वो भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे कॉलर भी जुड़ गए हैं। पूर्वा राय जी हैं भोपाल से, आपका हम स्वागत करते हैं, प्रश्न कीजिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बच्चे की एक परीक्षा खराब हो गई, अब वो आ गया है डिप्रेशन में। उस बच्चे को किस प्रकार से मानसिक तौर पर सुदृढ़ करने का, जो परिवार क्या करे कि कम से कम एक परीक्षा आपकी खराब हो गई है, अगली परीक्षा वो किस प्रकार से सुधार सकता है? पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि माँ बाप का कई बार प्रेशर ये रहता है कि आप इस फील्ड में जाइए, वो बच्चा उस फील्ड में जाने की पूरा प्रयास करता है लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाता, तो उन अभिभावक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे समझाना चाहेंगे कि अगर वो बच्चा उस फील्ड में नहीं जाने की इच्छा भी नहीं रख पा रहा है और या फिर वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो उन अभिभावक को किस प्रकार से उस बच्चे को तैयार करना चाहिए कि वो अगली फील्ड में अपना भविष्य बना सकता है? धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी अभिषेक जी। जी, हमें ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा हम तनाव ना दें। और पेरेंट्स, जैसा कि अभी जो हमारे प्रश्नकर्ता थे वो बोल रहे थे कि जो अक्सर बच्चे हैं अपने माता पिता की इच्छाओं के अनुरूप वो आगे बढ़ जाते हैं और उनका एक दबाव ले लेते हैं। तो ये माता पिता को समझना होगा कि हमें बच्चों पर हमें अपनी इच्छाएं आकांक्षाओं का बोझ नहीं डालना है, बल्कि बच्चों की रुचि के हिसाब से हमको आगे बढ़ना चाहिए। बच्चे का रुझान जिस फील्ड में है हमको वो करना चाहिए। कई बार क्या करते हैं लोग कि माता पिता ये सोचते हैं कि यार मैं जब छोटा था मैं ये करना चाहता था, किसी परिस्थितिवश में वो नहीं कर पाया, तो मैं अपने बच्चे को या अपनी बेटी को उस दिशा में आगे ले जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे की इच्छा अगर उसमें है तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चे का रुझान उसमें नहीं है तो वो बच्चे के लिए समस्या हो जाती है। तो हमारे अभिभावकों को ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि काउंसलिंग केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि अभिभावकों के लिए भी होनी चाहिए कि उनको ये बात समझ में आए कि हमको बच्चों के साथ किस तरह से डील करना है। कई बार एक बहुत बड़ी समस्या इसमें ये आती है, कम्युनिकेशन गैप। जी बिल्कुल, मैं देखता हूं कि आज के समय में बच्चों के और उनके माता पिता के बीच में प्रॉपर संवाद नहीं होता। माता पिता बच्चों को कितना समय देते हैं आजकल? पिताजी सुबह निकल गए ऑफिस पे, रात को आए पता चला बच्चे सो गए, और आते भी हैं तो कितना हेल्दी डिस्कशन होता है।
कई बार बच्चों के मन में माता पिता के प्रति भय रहता कि हम कुछ बोल देंगे तो पिताजी या माताजी नाराज हो बिल्कुल जाएंगे, सही और बात जब तक ये स्थिति रहेगी बच्चा अपने मन की बात खुल के कैसे पेरेंट्स से कह पाएगा। बिल्कुल सही। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि माता पिता को ऐसा माहौल रखना चाहिए कि बच्चे अपनी बात खुलकर अपने परिजनों से रख सकें, और उसके बाद अपने करियर में क्या करना चाहते हैं, अपनी रुचि किस क्षेत्र में वो बताइए। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपना दिल बड़ा रखें और उनकी बातों को बहुत ही गंभीरता से और संवेदनशीलता के साथ सुनें। जी, बहुत अच्छी बातचीत यहाँ पे लगातार हो रही है, लेकिन दर्शकों यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से विराम लेने का। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पे जारी रहेगी। दर्शकों पुनः स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार एमपी, और इसी के साथ में मैं आपसे मेरा जो बातचीत थी वो बीच में रुक गई थी कि अगर मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स की और शिक्षक की क्या भूमिका होती है जब ऐसी कंडीशन बनती है। शिक्षक की भूमिका एक छात्र के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है। कहते हैं कि शिक्षक ही एक गुरु, जो सबसे पहले गुरु माँ होती है, फिर दूसरा शिक्षक होता है, और वही राष्ट्र का निर्माण करता है। एक अच्छा शिक्षक जो होता है, शिक्षक तो खैर वैसे अच्छा ही होता है, लेकिन वही एक अच्छे राष्ट्र का, एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकता है। तो आजकल जो शिक्षा प्रणाली भी चेंज हो गई है। पहले स्कूलों में जिस तरह से शिक्षक बच्चों को ट्रीट करते थे, वैसा आजकल छात्रों के साथ वैसा ट्रीट बच्चे के साथ नहीं करते। बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस बच्चों के साथ लिए जाते हैं, शिक्षकों के साथ लिए जाते हैं। तो शिक्षक का जो एक होता है, मतलब रोल, वो बहुत अहम होता है। बिल्कुल। उसकी भूमिका जो होती है बच्चे के जीवन में। तो कहीं ना कहीं एक बच्चों में ये भी हो गया है आजकल कि टीचर्स की बात को नहीं मानना है, या शिक्षक तो बोल रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं तो वो नहीं कर रहे। लेकिन बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो एक शिक्षक है, वो आपसे ज़्यादा अनुभवी है, उस फील्ड में वो एक मास्टर है, तो वो जो कह रहे हैं वो बच्चों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। और लगातार उनके भी काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए शिक्षक और बच्चों के साथ भी। अगर मैं बात करती हूँ अभिषेक जी आपसे, क्योंकि सिविल सर्विसेज की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें दो एग्ज़ाम खास तौर पे देखे जाते हैं कि हम प्रीलिम और मेंस की बात करते हैं। दोनों की तैयारी अलग तरीके से होती है, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसमें दो स्तर होते हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य छटनी करना होता है कि जो बहुत सारे विद्यार्थी, लाखों की संख्या में विद्यार्थी उस परीक्षा में अपीयर होते हैं, उस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सभी के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन कराना काफी मुश्किल होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा का उद्देश्य होता है कि उनमें से जो गंभीर विद्यार्थी है उनको चुन लिया जाए, और जो गंभीर नहीं है या जिनकी तैयारी का स्तर एक निश्चित मात्रा तक नहीं है तो उन्हें हटा दिया जाए। अब दोनों की तैयारी का स्तर बिल्कुल अलग है। प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो तथ्यात्मक भी होते हैं और विश्लेषण आधारित भी होते हैं, अर्थात फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। और जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका सिलेबस या पाठ्यक्रम अपेक्षाकृत कम होता है। उसका जो प्रश्नों का पूछने का तरीका है, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न जो होते हैं लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, उसमें 4 विकल्प दिए होते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। लेकिन जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, फिर आप मुख्य परीक्षा पर जाते हैं, तो मुख्य परीक्षा का स्तर बिल्कुल अलग है जी। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम विस्तृत होता है। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर होते हैं, लगभग 6 पेपर होते हैं, पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक। और हर विषय के अंतर्गत 2-2 भाग होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे थे तपस्या जी, तो प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसके 4 विकल्प होते हैं, आपको उन 4 विकल्पों में से एक का चयन करना होता है। लेकिन जो मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा में आपका प्रश्न लिखा होता है और उसका उत्तर पूरा आपको डिटेल में मैं मुख्य परीक्षा पे जरूर चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले भोपाल से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, मनीषा शिंदे जी हैं। आप प्रश्न कीजिए। जी मैडम, मुझे ये प्रश्न था कि आजकल माँ बाप अपने बच्चों का स्टैंडर्ड जो है, जो वो परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से जोड़ते हैं, या तो ऑफिस में या तो समाज में। तो मुझे ये पूछना है कि इवन काउंसलिंग माँ बाप की कैसी होनी चाहिए कि बच्चों का स्टैंडर्ड एग्जाम के बेसिस पे ना मेंटेन हो, उनका सोशल स्टैंडर्ड भी बच्चों के रिजल्ट पे ना मेंटेन हो।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी मेन परीक्षा पे जो बात कर रहे थे उसको पूरा करके मैं आपके ऊपर आऊँगी इस प्रश्न को लेकर। जी, जी तो बात यही है मैडम कि जो मुख्य परीक्षा है, तो मुख्य परीक्षा में 6 पेपर होते हैं और महत्वपूर्ण अंतर यह है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में कि मुख्य परीक्षा में आपको निबंधात्मक विवरणात्मक शैली में लिखना होता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर या सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। प्रश्न आता है, उसको आपको उत्तर डिटेल में लिखना होता है। तो जब डिटेल में उत्तर लिखना होता है तो वहां पर दो तरह के प्रश्न आते हैं, कुछ तो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं और दूसरे प्रश्न होते हैं जो विश्लेषण आधारित होते हैं, जिसमें आपका ओपिनियन पूछा जाता है। और इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि कई बार लोग कॉलेज और स्कूल को गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनको बहुत हल्के में लेते हैं, वहां पे नहीं जाते, डमी स्कूल कर लेते हैं। और प्रॉब्लम यही होती है, अगर आपने कॉलेज बहुत अच्छे से किया है, स्कूल बहुत अच्छे से किया है, तो आप वहां की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं उसमें भी पार्ट लेते हैं, आप भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, आप डिबेट प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके चिंतन करने की क्षमता आप में विकसित होती है। आप किसी चीज पर आपके तात्कालिक विचार कैसे आ सकते हैं ये आपको समझ में आती है। और अगर आप किसी विषय पर तुरंत सोच सकते हैं, आप किसी समस्या के कारण और समाधान को सोच सकते हैं, तो ये परीक्षा आपके लिए आसान हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो जिनमें ये क्षमता नहीं होती कि साहब हम ओपिनियन कैसे बनाएं, तो वो मुख्य परीक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा तथ्यों की परीक्षा है और मुख्य परीक्षा जो है वो तथ्यों के साथ साथ आपके विश्लेषण और विचार की परीक्षा है। जी, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ पूजा जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं अवसाद में चले जाते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आ रहा होता है ना, परीक्षा से ज़्यादा तनाव तब शुरू हो जाता है, तो बच्चे अवसाद में चले जाते हैं। तो सामान्यतः तनाव के लक्षण क्या आप बोलेंगी और अवसाद के लक्षण कैसे माँ बाप समझें कि अब बच्चा अवसाद में जा रहा है और उस समय हमें काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कौन से मुख्य लक्षण हैं? देखिए, तनाव के लक्षण तो ऐसे हो सकते हैं कि बच्चा प्रॉपर नींद नहीं ले रहा है और घबराहट हो रही है, उसको बेचैनी हो रही है, एंजाइटी टाइप लग रहा है, स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ गया है, तो ये तो तनाव के लक्षण। लेकिन ये लक्षण अगर लगातार कुछ महीनों तक दिख रहे हैं, जिससे आपकी नींद गड़बड़ हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, आप खाना नहीं खा रहे हैं बहुत बहुत दिन तक, ये आप ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा सो रहे हैं, बच्चा या जो छात्र है वो अकेला रहना उसने शुरू कर दिया है, या वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, घबराहट है हो रही है, फ्रेंड सर्कल में वो मिक्सअप नहीं हो पा रहा है, पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर रहा है, अगर ये लक्षण लगातार कुछ महीनों तक हैं, बने हुए हैं, महीने 2 महीने 6 महीने तक, तो ये अवसाद की स्थिति में बच्चा चला जाता है। तो तनाव और अवसाद में ये डिफरेंस है कि तनाव तो कुछ सीमित होता है, कुछ समय का होता है, लेकिन अवसाद एक लंबे, जब वो तनाव लंबा समय चले तो वो अवसाद का रूप ग्रहण कर लेता है। जी, बहुत अच्छी बात है और यहीं पे जाके हमें अपने काउंसलर की हेल्प लेना चाहिए। जी। अभिषेक जी, एक प्रश्न मैं आपसे जो करना चाह रही हूँ, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की, कई बार बच्चे होते हैं कि कोचिंग नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडीज़ करते हैं, सेल्फ स्टडीज़ में कोचिंग भी नहीं जाते हैं और सारा मदद जो है इंटरनेट का लेते हैं। एक तो वो कि वो कितना सही होता है इंटरनेट की मदद लेना, और दूसरा ये है कि कई बार वो टेस्ट ही नहीं लगाते हैं, तो वो उस चीज में जो गलतियां होती हैं वो हम संक्षेप में चाहेंगे क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। आपने कहा कि इंटरनेट की सहायता लेना कितना सरल है। इंटरनेट वरदान भी है, अभिशाप भी है। इंटरनेट पर क्योंकि ओपन सोर्स है, कोई भी व्यक्ति वहां पर अपना आर्टिकल पब्लिश कर सकता है। तो पहली चीज, आप इंटरनेट की सहायता लीजिए, बहुत अच्छी बात है, सबको लेनी चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि वो वेबसाइट या वो इंटरनेट का स्रोत प्रामाणिक और आधिकारिक होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जानकारी गलत है तो आप गलत जानकारी याद कर लेंगे और परीक्षा में उसको आपको दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि मॉक टेस्ट कितने महत्वपूर्ण है, करना चाहिए या नहीं, मॉक टेस्ट कर देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मॉक टेस्ट से आपके स्तर का आकलन होता है, आपकी तैयारी का आकलन होता है, क्या आप अभी तक पढ़ रहे थे वो सही दिशा में पढ़ रहे थे क्या, जो आपने अभी तक अप्रोच लिया वो अप्रोच सही है क्या, आप अपना आकलन बाकी विद्यार्थियों से कर सकते हैं जब आप मॉक टेस्ट देते हैं। जब आपने इंटरनेट की बात की तो आजकल इंटरनेट पर आधारित ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी होते हैं, आप ऑफलाइन दीजिए ऑनलाइन दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आप एक ऐसी स्थिति में रहेंगे जब आप अंधेरे में तीर चलाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। तो सही दिशा में बढ़ने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अच्छा, टाइम को लेके भी बड़े सारे सवाल होते हैं कि बच्चे को जब बोलते हैं टाइम नहीं है मॉक टेस्ट का, हम तो पढ़ाई में लगे हैं, तो आपको लग रहा है कि वो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे मॉक टेस्ट का निकाल के हम ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मॉक टेस्ट से सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको दिखता है कि हमें इस दिन ये परीक्षा देनी है, इस दिन हमारा ये टेस्ट है। तो अगर आप मॉक टेस्ट, मान लीजिए आपका मॉक टेस्ट 3 दिन के बाद है, तो उससे प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके दिमाग में एक सकारात्मक तनाव, जैसा हम पहले बात कर रहे थे, एक पॉजिटिव टेंशन रहेगा
और आप उस लक्ष्य को, उस मॉक टेस्ट को देने के लिए मेहनत करेंगे। अगर हमारे सामने कोई टेस्ट नहीं होगा तो हम सामान्यतः पढ़ते भी नहीं है और उस विषय को उतना गंभीरता से नहीं लेते। तो अगर मॉक टेस्ट देंगे तो आप समयबद्ध रहेंगे, आपका समय प्रबंधन खुद ब खुद हो जाएगा और आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ेगी। इसलिए मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, इंटरनेट का इस्तेमाल जरूर करिए, लेकिन यह बात का ध्यान रखिए कि इंटरनेट या फिर आप जिस भी संस्थान की सहायता ले रहे हैं, जिस भी गुरु या व्यक्ति की सहायता ले रहे हैं, वो आधिकारिक, प्रामाणिक और अनुभवी होना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में अंतिम प्रश्न मेरा पूजा जी आपसे है कि क्या संदेश है, क्या मैसेज है आपका तमाम उन लोगों के लिए जो परीक्षाएं देने के लिए तैयार हैं और जिनके रिजल्ट भी आने के लिए वो समय आ गया है, उन दोनों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो ये मैसेज है कि तनाव बिल्कुल ना रखें और अपना जो गोल आपने फिक्स कर रखा है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है, उस पर आपका पूरा प्रॉपर फोकस होना चाहिए। और जिनका रिजल्ट आने वाला है, असफल या सफल जो है, वो आपके इसके ऊपर पूरा जीवन निर्धारित नहीं करेगी। आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे, जैसा हमारे कॉलर ने भी बताया था कि बहुत सारे अवसर आते हैं, तो हमारे लक्ष्य को हम जब फोकस करके रखेंगे तो बहुत सारे अवसर भी मिलेंगे। तो हमको असफलता का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब बार बार प्रयास करेंगे तभी सफल होंगे। एक बार में हम सफल नहीं होते हैं, बहुत सारे पड़ाव आते हैं जीवन में, बहुत सारे दौर ऐसे आते हैं कि आपको बहुत बार ठोकर भी लगती है। तो आपको उन चीज़ों को लेकर के अवसाद और तनाव की स्थिति में नहीं जाना है। आपको अपने लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया है उसके ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। और इसके लिए आप चाहें तो काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं अपने और पेरेंट्स के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों पे किसी भी प्रकार का दबाव न बनाएं। अभिभावक बच्चों को एक फ्रेंडली माहौल दें, एक खुला माहौल दें, जिसमें बच्चा अपने मन की बात, अपनी मनोस्थिति, अपने जो उसका मन में जो चल रहा है वो आपके सामने रख सकें और उसका आप निराकरण करें। तो सबसे पहले घर वालों को तो मैं यही कहना चाहूँगी। उसके बाद में शिक्षकों के लिए मेरा ये संदेश है कि शिक्षक भी लगातार बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करते रहें, उनको प्रॉपर गाइडेंस देते रहें और बच्चे भी शिक्षकों से पूरा प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस लेते रहें और गाइडेंस लेते रहें। जी बिल्कुल, इसी के साथ में पूजा जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है और मैं अभिषेक जी आपसे भी चाहूँगी कि एक संदेश हमारे तमाम उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मैं संक्षिप्त में बात कहूँगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि वो तैयारी आप क्यों कर रहे हैं। क्या आप केवल सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं? क्या आप समाज में एक शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कर रहे हैं या समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं? यदि आप सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से करते हैं तो आप उस परीक्षा की तैयारी में तन मन से पूरा समर्पित होकर करिए, एक निश्चित समय सीमा में करिए। लेकिन अगर आपका उसमें नहीं होता है तो एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, परीक्षा की तैयारी करिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करिए, लेकिन उसको जीवन का अंतिम लक्ष्य मत मानिए और एक प्लान भी हमेशा तैयार लेके चलिए, क्योंकि अगर आपका उस विषय में चयन नहीं होता, सफलता नहीं मिलती, तो आपके पास एक दूसरा विषय होना चाहिए, एक दूसरा करियर होना चाहिए और सकारात्मक एप्टीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एप्टीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। आपने उस तैयारी को क्यों शुरू किया, इस बात को ध्यान में रखिए और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप अपने जीवन में एक अच्छे नागरिक के रूप में अवश्य बनेंगे। अधिकारी बने या ना बने, लेकिन एक अच्छा नागरिक और एक, जैसा आप कह रही थी कि जीवन में संतुष्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है, खुश होना बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप संतुष्ट व्यक्ति और खुश व्यक्ति बन पाएंगे। जी बहुत अच्छी बात। और इसी के साथ में आप दोनों ने समय निकालकर यहाँ पर आए हमारे बीच में, अभिषेक शर्मा जी और पूजा सिंह जी, उन दोनों ने ही बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को सामने रखा है और जो आपने टिप्स दी हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे तमाम दर्शक जो हमें देख रहे, सुन रहे थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होने वाला है। आप दोनों यहाँ हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो दर्शकों, यहाँ पे एक्सपर्ट ने बार बार कहा है कि तनाव लेना है, अवसाद नहीं, प्लान बी भी लेकर चलना है और जीवन में मार्कशीट के अंक आपके जीवन को निर्धारित नहीं करते हैं। ऐसे ही तमाम चीज़ों पे हमने आज चर्चा करी थी और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक संदेश जो बहुत महत्वपूर्ण है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, नज़र डालते हैं। अठारह की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। हो, 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 ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलाद।
कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन ये फर्स्ट टाइम जी सर, सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। तो दर्शकों, ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो एक टैगलाइन है ना, मेरा पहला वोट देश के लिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वोट देना हमारे लिए हमारा अधिकार है और ये इसको हमें ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ ऐसे 2 छात्राओं से जो कि पहली बार वोट देने जाएंगे। तो यहाँ पे दिव्य सक्सेना जी हैं और अनन्या शिंदे हैं, आप दोनों का स्वागत है। तो आप दोनों पहली बार ही वोट देंगे इस बार। तो सबसे पहले अनन्या, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो एक टैगलाइन है ना, मेरा पहला वोट देश के लिए, वो कितना आपको प्रभाव डालता है? पहली बार वोट देने जा रही हूँ तो एक्साइटमेंट है, एंड जितना एक्साइटमेंट है उतना ही देयर इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज़ बचपन से ही देखा है घर के सारे मेंबर्स को वोट देने जाते हैं सुबह, एंड हम भी जाते थे उनके साथ, एंड अब इस बार हम अंदर भी जाएंगे मतदान केंद्र में वोट देने। तो यस, एक्साइटमेंट है, एंड पता है कि सबका वोट काउंट करता है, तो वी ऑल्सो नो कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन अब मैटर करेगा इस बार। कितनी अच्छी बात अनन्या आपने बोली कि हमेशा आप घर वालों के साथ जाते थे जब वो मतदान केंद्र में जाते थे, इस बार आप खुद मतदान देंगे और ये बहुत ही अच्छा आपको अनुभव करा रहा है। दिव्य, आपका भी पहली बार आप वोट देंगे, आप कैसा अनुभव करते हैं? पहली बार तो इतनी बड़ी संस्था में जुड़ के मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। क्या बात है। फिर उसके बाद आपने जैसा कि पूछा एक्साइटमेंट की बात, कि वोट देना एक बहुत ही गर्व की बात होती है कि आप अपने देश के लीडर्स को चुनने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। तो मुझे एक बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं अपने माँ बाप के साथ, अपने देशवासियों के साथ इस महत्वपूर्ण काम में जुड़ने वाला हूँ। तो मेरे को बहुत गर्वपूर्ण भाव आ रहा है। हाँ हाँ, अच्छा दिव्य, कितनी अच्छी बात है कि आप ये जो आपने बात बोली ना, गर्व का अनुभूति हो रही है कि जब हम पहली बार वोट देने जाते हैं तो एक गर्व महसूस होता है कि हम उन लीडर्स को हम चुनेंगे, और जब वो जीत के आते हैं, जब वो तो हमको लगता है नहीं हमने ही इनको चुना था ना, तो एक अलग वो चीज़ रहती है। अच्छा अनन्या, एक बात है कि अभी तक तो ऐसा रहा कि जब पार्टी होती है तो हम अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लेते हैं कि चलो पार्टी में चलना है। इस बार आप किस तरीके से अपने दोस्तों को इकट्ठा करेंगे कि चलो इस बार मतदान करने चलना है? तो वो क्या आपने कुछ प्लानिंग की हुई है? यही कोशिश करूँगी, सबको एनकरेज करूँगी कि हम सब साथ में चले, तो सब साथ में रहेंगे। तो बिकॉज़ बहुत सारे लोगों का भी फर्स्ट टाइम है, मेरे जैसा है, तो अगर सब जब साथ में रहेंगे तो सबका मनोबल बना रहेगा, सबको इंस्पिरेशन रहेगी एक दूसरे से, सब साथ में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो यही बोलूँगी कि सब सुबह जल्दी उठे एंड साथ में जाएं, वोट दे के आएँ सबसे पहले सुबह। क्या बात है। और अब दिव्य, आपकी क्या प्लानिंग है? पहले तो मैं सुबह जल्दी उठ के अपने दोस्तों के घर जाऊंगा और वहाँ से हम हर एक दोस्त के घर जाएंगे और फिर वहाँ से एक साथ हम मतदान केंद्र में जाएंगे और फिर अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे एक वोट डाल के। अच्छा दिव्य, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि आप जब घर से निकलेंगे तो अपने दोस्तों को भी लेकर जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग नहीं जा पाते हैं या कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है चले जाएंगे, तो भले उन्होंने कितनी बार भी वोट किया हो, मतदान दिया हो, तो क्या आप उनको भी प्रोत्साहित करेंगे जाके? ऐसा कुछ रणनीति आपने बनाई है कि मैं कॉलोनी के सभी लोगों को प्रोत्साहित करके ले जाऊँगा और वहाँ पर सभी लोगों से मतदान केंद्र में मतदान करवाऊँगा, ऐसा कुछ प्लानिंग? ऐसा तो अभी इस बारे में इतना विशेष रूप से सोचा नहीं है मैंने, पर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बोला, इस विषय में मैं ज़रूर अपना एक योगदान ज़रूर देना चाहूँगा। आगे चल के मैं इस विषय में ज़रूर सोचूंगा और अपने कॉलोनी, अपने शहर, अपने इवन अपने स्टेट के लोगों को भी मैं प्रोत्साहित ज़रूर करना चाहूँगा इस विषय में। अच्छा अनन्या, कई बार ऐसा सुनने में आता है कि जब हम वोटिंग डे होता है या फिर उससे पहले भी कुछ लोग बोलने लगते हैं, अरे यार देखेंगे क्या करना है, मेरे वोट से क्या होता है, तुम तो दे रही हो ना,
मतलब मेरे वोट से एक नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एक वोट नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो अभी आपको क्या लगता है कि वो एक वोट जो भी है वो कितना महत्वपूर्ण है, आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे? है महत्वपूर्ण, हर एक वोट काउंट करता है, बिकॉज डेमोक्रेसी है इंडिया। वी आर लकी कि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं एंड हमारे पास चांस है कि हम खुद उन लीडर्स को या उस गवर्नमेंट को सिलेक्ट करें जो इवेंचुअली फ्यूचर में हमारे ही बेटरमेंट और डेवलपमेंट के लिए हमारी हेल्प करेंगी या मतलब कंट्रीब्यूट करेंगी। तो अगर हमारे पास वो चांस है कि हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो हमें बिल्कुल उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर सभी सोचने लग जाएंगे कि मैं वोट नहीं दे रहा और बाकी लोग तो दे ही रहे हैं, तो ऐसे तो फिर बहुत कम ही लोग वोट देंगे। तो हमें अब ये अगेन इस चांस का फ़ायदा उठाना चाहिए एंड वोट देने ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल। तो दिव्य, इस बार जो इंक है आपकी, जो फिंगर है, इस पे ज़रूर लगेगा, तो आपको क्या एक्साइटमेंट है कि नहीं वो इंक, मतलब बड़ा प्राउड फील होता है जब मुझे लगता है, मैं तो बहुत प्राउडली उसको ऐसे दिखाती हूँ कि नहीं मैंने वोट दिया है, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, तो वो एक्साइटमेंट आपको है? बचपन में जैसे मैं जब भी देखता था स्कूल में अपने टीचर्स को, अपने आसपास मेरे पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स को, तो वो लोग बहुत ही एक्साइटेडली एकदम दिखाते थे अपने उंगलियों को कि मैं वोट करके आया हूँ, अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे के आया हूँ। तो अब ये बात मेरे को भी बोलने का मौका मिलेगा कि मैं एक वोट दे के आया हूँ, एक महत्वपूर्ण योगदान दे के आया हूँ। लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण वोट डाल के लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान डाल के लोकतंत्र को देखा जाए तो एक बदलाव ला सकता हूँ मैं इस लोकतंत्र में। बहुत अच्छी बात है। और मैं इसी के साथ में बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम वोट देकर आते हैं तो हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुद इंक से लगाकर बड़े प्राउडली बोलते हैं हमने भी वोट दिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, जिम्मेदारी की बात है। तो मैं पहले तो अनन्या आपसे जानना चाहूँगी कि आपको लग रहा है कि अब हम जिम्मेदार एक ऐसे पड़ाव में हम आ रहे हैं जहाँ जिम्मेदारी, चाहे जिम्मेदारी अपने घर की हो, अपने देश के लिए हो, समाज के लिए हो, मतलब हम एक जिम्मेदार नागरिक बनने वाले हैं। तो ऐसा कुछ महसूस होता है आपको कि नहीं अब तो हम बड़े होने वाले हैं? हाँ वही 18 साल के होने के बाद देयर इज़ अ रियलाइजेशन कि हाँ अब हमारे डिसीजंस या जो हमारे ओपिनियंस हैं वो मैटर करते हैं हम, और हमारे पास मींस हैं वो ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए, विच इज़ यही वोट देना। तो हमारी जो भी थॉट्स हैं या हम जो भी सोचते हैं कि नहीं ये सही है या ये गलत है, तो अब वो हमारे आसपास के लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं और हम मतलब उससे बदलाव ला सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। और यही जिम्मेदारी के बारे में मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ दिव्य। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो जब जन्म से लेकर 10 वर्ष तक उसकी जितनी भी वो कार्य होती है वो माँ बाप जो होते हैं, 10 वर्ष भी नहीं, इनफैक्ट 18 वर्ष तक ही देखा जाए तो माँ बाप होते हैं जिम्मेदार। पर 12 से 18 के बीच में जो माँ बाप जो होते हैं वो उनका ऐसा लगता है कि अब बच्चा जिम्मेदार हो गया है, परंतु जब 18 वर्ष का हो जाता है बच्चे तो उसके बाद पूरी दुनिया को ये मान लेती है कि अब उस बच्चा अपनी हर एक कार्य, अपने जो भी वो कर रहा है उसकी जिम्मेदारी उस बच्चे की खुद की है। इनफैक्ट कानून भी यही कहता है कि आप जो भी करेंगे उसके ज़िम्मेदार आप खुद ही होंगे। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब आप जब 18 वर्ष के हो गए तो आप जो भी कार्य करें, जो भी करें, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने कार्य के ज़िम्मेदार खुद होंगे। तो किसी प्रकार का नकारात्मक कार्य ना करें, एकदम अपने देश को गौरवान्वित करें और अपने माता पिता को भी गौरवान्वित करें, ऐसे ही कार्य करें। क्या बात है। मुझे तो आप दोनों की बातों को सुनकर ही मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं ये अपने आप में ये झलकाता है कि आप बड़े जिम्मेदार हैं। चाहे वो देश की बात हो, मुझे लगता है आप घर के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी बहुत जिम्मेदार हैं। और इसी के साथ में इन्होंने यहाँ पे, अगर मैं अनन्या और दिव्य की बात करती हूँ तो दोनों ने अपनी जिम्मेदारी का परिचय यहाँ पे दे दिया है। अब आपकी बारी है। अगर आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो अब आपको भी पहुंचना है मतदान केंद्र तक। और हमारे साथ में दिव्य सक्सेना, अनन्या शिंदे, आप दोनों यहाँ पर आए समय निकाल के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, यहाँ पर हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि मेरा पहला वोट हमारे देश के लिए है, तो वो उसके मुहिम को आपको याद करते हुए मतदान केंद्र तक पहुँचना है। जो लोग ना पहुँचे उनको लेकर जाना है, उनकी जिम्मेदारी का उनको एहसास दिलाना है। और इसी के साथ में अभी हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारा कार्यक्रम समय जो है हमको इजाज़त दे रहा है कि अब हम समाप्त करें। और यहाँ पर हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज के लिए नमस्कार एमपी में बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।